तो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक अब भी जारी है। पीएम सीएम की बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक हो रही है और ये नई तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इसमें बैठक में दरअसल ये मंथन किया जा रहा है कि लॉकडाउन को हटाना है राज्यों में या फिर जारी रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। माना यह जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर राज्य सरकारें अपना रुख यहां पर साफ करेंगी। राहत पैकेज की मांग भी हो सकती है केंद्र सरकार से, खबरें इस तरह की भी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, ऐसे में संकेत पहले से ही ये मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। गुजरात प्रभावित राज्यों में, देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में। हालांकि कल ही जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी हालात बेहतर नहीं है, लिहाजा कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन जो दुकानें रेजिडेंशियल एरियाज में अकेले हैं उन दुकानों को खोला जा सकता है। मॉल या कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। गौरतलब बात यह है कि केरल के सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल उनसे ये समझने और जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके राज्यों में इस वक्त लॉकडाउन को लेकर क्या हालात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही बैठक अब भी जारी है और इस बैठक की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। कई राज्यों के सीएम इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, जिसमें केरल के सीएम शामिल हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तमाम सीएम इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन समीक्षा इस बात की जा रही है कि अलग अलग राज्यों में दरअसल कोरोना और लॉकडाउन को लेकर स्थिति क्या है और इसी को लेकर आगे विचार किया जाएगा कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है या फिर इस पर विराम लगाना है। और जानकारी के साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बैठक अभी भी जारी है, क्या जानकारियां पहुंच रही हैं आप तक? देखिए, मेघालय और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी अपनी तरफ से जो है अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में इस बैठक के अंदर जो है वो जानकारी दे चुके हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जो है गुजरात, बिहार, उड़ीसा, पुडुचेरी, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट जो है इस बैठक के अंदर रखेंगे। और ये कहा जाता हमेशा होता है कि लगभग 10 से 11 सीएम मुख्यमंत्री जो हैं एक बैठक के अंदर अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में जो है इस बैठक में जानकारी देते हैं। बाकी जानकारी जो है सभी मुख्यमंत्री पीएमओ को वैसे पहुंचा देते हैं, लेकिन 11 मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो है 10 या 11 मुख्यमंत्री हमेशा इस बैठक के अंदर जानकारी देते हैं, जिसमें से मेघालय और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो हैं अभी तक अपने अपने राज्यों की जानकारी दे चुके हैं और उन्होंने बताया है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, किस तरीके से जो है वहाँ की राज्य सरकार इस जो है लड़ाई के अंदर जो है वो मुस्तैदी के साथ लड़ने के लिए तैयार है और क्या उनके यहाँ नए केसेस की स्थिति है, किस तरीके से जो है पिछले कुछ समय से मेघालय की तरफ से ये भी कहा गया कि पिछले कुछ समय से जो है उनके यहाँ नए केसेस नहीं आ रहे हैं और पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठा रही है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से जो है वो पालन किया जा रहा है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने भी अपने राज्य की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर किस तरीके से जो है वो सरकार आगे बढ़ रही है और जो जो रियायत लोगों को दी गई है उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ये पालन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो है मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार आगे बढ़ी है और किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ और अधिक कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और 3 मई को लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा या क्या सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से सुझाव आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य इन मुख्यमंत्रियों के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस बैठक के बारे में, जिसको अब जारी हुए तकरीबन 1 से भी ज्यादा घंटा हो चुका है और सभी मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, जिसको लेकर समीक्षा की जाएगी लॉकडाउन की। लॉकडाउन हटाने को लेकर क्या योजना है या फिर कितनी राहत दी जा सकती है, कितनी सख्ती बरती जा सकती है, कहां पर किस राज्य में
कोरोना के कितने मामले बढ़ रहे हैं, ये तमाम आंकड़े मुख्यमंत्री पेश करेंगे और उसके बाद लॉकडाउन और उसकी स्थिति पर फैसला लिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा लॉकडाउन, इसको लेकर भी रायशुमारी की जाएगी। लॉकडाउन 3 मई तक लागू है, इसे बढ़ाने पर फैसला राज्यों से मिले फीडबैक के बाद लिया जाएगा। उसके साथ ही केंद्र सरकार लॉकडाउन से वापसी की रणनीति भी तैयार करने में जुटी है। माना यह जा रहा है कि अगले दौर में बहुत कुछ राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। लॉकडाउन के 1 महीने से ज्यादा बीत गए। कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन रफ्तार काबू में है। लॉकडाउन नहीं होता तो शायद कोरोना की तस्वीर कुछ और होती। जरा एनसीडीसी के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में कोरोना के मामले हर 5.2 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार घटकर 8.6 दिन पहुंच गई है। आंकड़ों से साफ है कि लॉकडाउन का फायदा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है या फिर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा सकती है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल तो 3 मई तक ही लॉकडाउन है। सरकार के भीतर ये कहा जा रहा था कि एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी, तो वो चर्चा हुई है क्या अभी तक? अभी पूरे 8 दिन बाकी हैं। अभी से टू अर्ली टू से कि इसको क्या करना होगा। मुझे लगता है कि 1 तारीख के आसपास जाके स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात से साफ है कि राज्य सरकार फिलहाल लॉकडाउन में छूट देने के हक में नहीं। दिल्ली की तरह कई दूसरे राज्य भी शायद लॉकडाउन बढ़ाने का मन बना चुके हैं। उन राज्यों में महाराष्ट्र भी है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। मुमकिन है कि केंद्र सरकार इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में केस काफी कम हैं, वहां प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ऐसे कई राज्य हैं जहां कोरोना केसों की संख्या अभी भी कुछ दर्जन तक सीमित है और अधिकतर केस कुछ ही जिलों में सिमटे हुए हैं। ऐसे राज्यों को कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर लोगों के घर से बाहर निकलने और कामकाज करने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी किया जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक पहले की तरह जारी रखी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा पूरे देश में कि लॉकडाउन से 40 दिन से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका कंट्री क्या क्या परेशानियां दूसरी हो रही है, उनको अगर हम देखेंगे पहले तभी इस पे दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक चलेगा, ये भी एक प्रश्न आम आदमी के दिमाग में है। अभी बिहार में भी 22 तारीख को ही हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था और 16 मार्च को बिहार का असेंबली बंद कर दिया नीतीश जी ने। और जब 22 तारीख के बाद हमारा काम सब रूरल एरिया में थोड़ा शुरू हुआ है, चीजें बदली हैं। अब 27 को क्या लाइन लेते हैं वो तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री को तय करना है, जब मुख्यमंत्रियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है और ये जरूर बड़े स्केल पे स्प्रेड कर जाता। इस बीच आगे की रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ माथापच्ची शुरू कर दी है। शनिवार को कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी समेत विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों की बहाली और प्रवासी मजदूर समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। शायद यही वजह है कि ज्यादातर राज्य लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन को अगर हम कभी खोलेंगे भी तो बहुत स्टैगर्ड वे में खोलना पड़ेगा और लॉकडाउन सिर्फ खोले और स्थिति खराब हो जाए, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेजेस में खोलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक स्टेजेस में अगर हम खोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम कब तक ठप रखेंगे। लोग अगर परेशान होंगे, उनका वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, तो कब तक लोग अपना रोजगार के बिना रह सकते हैं। गरीबी दोबारा फैल जाएगी, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। वैसे लॉकडाउन में अगर छूट मिलती भी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना तभी खत्म होगा जब हम जिम्मेदारी और समझदारी दिखाएंगे। आज तक ब्यूरो।
बात अब कोटा शहर में फंसे बिहार के छात्रों की करेंगे, जहां ज्यादातर राज्य सरकारें बस भेजकर अपने छात्रों को कोटा से ला रही हैं। वहीं बिहार के छात्रों की कोई सुध नहीं ले रहा है। लेकिन अब लगातार ये मांग छात्रों की तरफ से उठ रही है, नाराजगी उनके अंदर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा शहर में फंसे बिहार के ये छात्र बेहद परेशान हैं। ये छात्र दूसरे सूबे के अपने साथियों को एक एक कर बसों में भरकर घर जाता देख रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। छात्रों का कहना है कि बिहार सरकार बस भेजने को तैयार नहीं है। उनसे कहा गया है कि जो अपने घर जाना चाहते हैं वो जिला कलेक्टर से मंजूरी लेकर अपने खर्चे पर घर लौट सकते हैं, जबकि मौजूदा माहौल में अपने साधन से घर लौटना बेहद खर्चीला और मुश्किल भरा है। जिस तरह से सारे गवर्नमेंट हैं अपने बच्चों के लिए बस अरेंज किया, क्या हमारा गवर्नमेंट वो नहीं कर सकते थे क्या? पता नहीं आपके पास ये संसाधन की कमी है कि यू डोंट केयर एट ऑल। ये बिल्कुल मनमानापन है। दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल फंसे हुए हैं। हमारे धैर्य की सीमा है। ये टैक्सी से ज़्यादा फेयर पड़ रहा है, उतना हम लोग दे नहीं पाएंगे। एक लड़का अगर 3 को भी जाएगा 60,000 के आसपास पड़ जा रहा है। इसी कारण हम लोग कहाँ से उतना दे पाएंगे? हम लोग तो आते ही हैं स्लीपर क्लास से। कुछ दिन पहले इन छात्रों ने बापू के 3 बंदर की मुद्रा में प्रदर्शन कर अपनी बेहाली को बयां किया था, लेकिन तब से अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस बीच कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मसले पर बिहार में राजनीतिक बहस जरूर तेज हुई है। पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कल पटना में सद्बुद्धि महायज्ञ किया और सीएम नीतीश कुमार से कोटा में फंसे छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर वापसी सुनिश्चित कराने की मांग की। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों की सरकार की तरफ से कोटा से अपने छात्रों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात 17 एसी बसों में सवार होकर असम के 391 छात्र चिरांग पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पिछले 4-5 दिनों में कई राज्य सरकार ने बसें भेजकर अपने छात्रों को घर लाने में मदद की है। आप कुछ राज्यों की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सरकारों ने पहल कर इन छात्रों की मदद की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार इसमें क्यों हिचकिचा रही है। कोटा से संजय वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन देश के कई इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं पर जरूरी सामान की खरीदारी के नाम पर लोग कानून तोड़ रहे हैं, तो कहीं किसी और बहाने से। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी महल की हैं। यहाँ बैरम खां और बाजार चितली कबर में जिधर नजर दौड़ाओ उधर भीड़ ही भीड़ दिखती है। रमजान में प्रशासन ने 4 घंटे की छूट दी है। फिर क्या था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बाजार में ऐसे दौड़ पड़े मानो सामान खत्म होने वाला हो। कोरोना के खौफ के बीच ऐसी भीड़ डराने वाली है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल शहर की हैं, जहां सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। सब्जी खरीदने और बेचने के नाम पर लॉकडाउन के नियम सरेआम तोड़े जा रहे हैं। अब पुलिस अधिकारियों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बैतूल पुलिस वो यही प्रयास में है कि लोगों को इसके प्रति सचेत करते हुए लॉकडाउन पूरी तरह से पालन करवाया जाए। कोरोना के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत ही इन्फेक्शियस है। मास्क ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज़ करें, हैंड ग्लव्स यूज़ करें, प्रिकॉशन यूज़ करें और अपने घरों में रहें, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस है। बहुत जगह डेथ हो चुकी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा ये नवाचार किया गया। बीच सड़क पर दे दनादन मारपीट की ये तस्वीरें कानपुर के कल्याणपुर की हैं। पुलिस के कहने पर वॉलंटियर्स यहां खाना बांटने गए थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें जमकर कूटा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे। चौराहे पर योग वियोग करते ये लोग भी कानपुर के ही हैं। लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उनकी जमकर खबर ली। थोड़ी सी एक्सरसाइज कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया। कोरोना काल में अफसरों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन लखीसराय में एक लेडी अफसर इससे बेखबर मुंगेर से अपनी कार में लखीसराय आ रही थी। ये जानते हुए कि सीमाएं सील हैं, पुलिस ने रास्ते में रोका
तो बहस करने लगी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हिंदुस्तान ने अब तक कोरोना को कंट्रोल किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आगे भी लोग संयम बरतेंगे और महामारी से खुद बचेंगे और अपने घर परिवार को भी बचाएंगे। बैतूल से राजेश भाटिया और कानपुर से रंजय सिंह के साथ दिल्ली से फरीद अली, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार परेशान करने वाली है। कल कोरोना के 293 मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 3000 पहुंच गई है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज बाकी राज्यों की तुलना में तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना का रिकवरी रेट दिल्ली में सबसे ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग को आईना दिखाते हुए भीड़भाड़ की तस्वीरें दिल्ली के ओखला मंडी की है। वीडियो आज सुबह का है। ये हाल तब है जब दिल्ली के सभी जिले कोरोना से हॉटस्पॉट हैं। हालांकि बंगाली मार्केट की ये तस्वीरें बताती हैं कि लॉकडाउन को लेकर सख्ती भी बरती जा रही है। सोमवार की सुबह गाड़ियों की ये भीड़ दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर अटक गई। यहाँ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों के लिए नियम में कुछ ढील दी गई है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले केंद्रीय और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सुबह 9 बजे ही गाजियाबाद की सीमा पार कर दिल्ली में एंट्री लेने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोग शाम को 6 बजे के बाद ही गाजियाबाद लौट सकेंगे। सबके पास ई पास जरूरी होगा। गाजियाबाद प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। उसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो हैं, जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उसकी चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उनके पासेस को चेक किया जा रहा है। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मद्देनजर जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं और रोजाना दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, वो सरकारी एम्प्लॉई हैं, केंद्र और दिल्ली सरकार में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एडवाइजरी है कि वो सुबह 9 बजे से पहले ही सीमा को पार कर जाएं और शाम 6 बजे के बाद ही उनकी वापस एंट्री यहाँ पर होगी। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना लगातार स्वास्थ्य कर्मियों को अपना निशाना बना रहा है। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के 32 चिकित्सा कर्मियों के कोविड-19 पॉजिटिव आने की खबर है। इसमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। रोटरी कैंसर अस्पताल की एक नर्स और उनके 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रजौरी गार्डन के एक नर्सिंग होम के स्टाफ को भी कोरोना ने जकड़ लिया है। इसके बाद नर्सिंग होम को बंद कर दिया गया है। सभी स्टाफ को क्वारंटाइन में रखा गया है। दिल्ली में कोरोना के ग्राफ पर नजर डालें तो कल 293 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल मरीजों की संख्या 2918 पर पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 8 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना को लेकर दिल्ली का रिकवरी रिकॉर्ड भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड से बेहतर है। दिल्ली का रिकवरी रेट 30% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 22% है। यही वजह है कि दिल्ली अभी लॉकडाउन को लेकर सख्ती जारी रखना चाहती है। दिल्ली से मनोरंजन कुमार के साथ गाजियाबाद से अनुज मिश्रा, आज तक। सीएम पीएम के साथ बैठक में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां जहां लॉकडाउन भंग की घटनाएं हो रही हैं, तुरंत उसे रोकने का प्रयास करें और एक्शन लें। अमित शाह ने कहा कि दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। उसके अपेक्षा भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, इसलिए धैर्यपूर्वक इसमें लड़ना होगा। शाह के मुताबिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना होगा। सावधानीपूर्वक ट्रेड और इंडस्ट्री को छूट देनी होगी, यानी कि फेज वाइज राहत दी जाएगी। पीएम के जान भी जहान भी के मार्गदर्शन पर सबको आगे बढ़ना होगा। तो दूसरे दुनिया के जो देश हैं उनकी तुलना में भारत की हालत बेहतर है, लेकिन सवाल ये कि जहां पर लॉकडाउन तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं, उसे रोकने के फौरन प्रयास होने चाहिए। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट है, इसीलिए दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील किया जा रहा है। यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी सख्ती कर दी है। दिल्ली से फरीदाबाद जाने वालों को बदरपुर बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली से आने वालों को फरीदाबाद में एंट्री से रोका जा रहा है। इससे पहले गाजियाबाद, नोएडा के बॉर्डर्स भी इसी तरह से सील हुए थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठा दिए हैं।
एक राज्य से दूसरे राज्य में कोरोना संक्रमण किसी भी तरीके से न फैले, इसके लिए बॉर्डर एरिया को पूरी तरीके से आज और सील किया गया है। मैं इस वक्त हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूं। बदरपुर बॉर्डर को आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से पुलिस ने यहां पर सील किया हुआ है और हर एक व्यक्ति की छानबीन की जा रही है। यहाँ आप दूर तक देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। जिन लोगों के पास वैलिड पास मौजूद नहीं है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। स्थिति साफ है कि हरियाणा पुलिस ने ये कह दिया है कि हर एक व्यक्ति के पास जिला प्रशासन का पास होना चाहिए, उसी को जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, उनके पास की चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास इस वक्त ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट पास की जानकारी मिल रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि जो लोग जिस जिले में हैं वहीं पर रहें। जिनके पास ऐसे पास मौजूद नहीं है उनको वापस सीधे भेज दिया जा रहा है। यहाँ पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से की जा रही है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। सर, कैसे कदम आप लोग उठा रहे हैं और क्या यहाँ से अब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा? देखो जी, ऊपर से सरकार के आदेश है, हमारे सीपी साहब का आदेश है, हम अपने परिवार को छोड़े बैठे हैं और सीपी साहब के सख्त आदेश है। पहले समझाओ, अगर जो नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्य होगा। अब ये आदेश ये चल रहे हैं। और अब गुजरात का रुख करेंगे क्योंकि भारत में पहली बार कोरोना से किसी बड़े नेता की यहां पर मौत हुई है। गुजरात में कांग्रेस के पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना ने जान ले ली। गुजरात में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, गुजरात में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला, अहमदाबाद में कांग्रेस पार्षद बदरुद्दीन शेख, ये सभी वो नेता हैं जो कोरोना की जद में है। बुरी खबर ये है कि इसमें से बदरुद्दीन शेख कोरोना की जंग हार गए। 8 दिन से अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में भर्ती गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्षद बदरुद्दीन शेख की सांसें वायरस ने छीन ली। 15 अप्रैल को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। कांग्रेस नेताओं के बीच बदरू भाई के नाम से जाने जाने वाले बदरुद्दीन शेख कद्दावर नेता थे। वो करीब 40 साल से सियासत में थे। अहमदाबाद के बहरामपुर से पार्षद थे। वह अहमदाबाद नगर निगम में विपक्ष के नेता भी रह चुके थे। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પૂર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા અને એક સાચા જનસેવક, એક સંનિષ્ઠ કોંગ્રેસી બદરુદ્દીનભાઈ શેખના અવસાનના સમાચારથી આપણે સૌ વ્યથિત છીએ। એક સાચો જનસેવક કેવો હોય એ જોવું હોય તો બદરુદ્દીનભાઈનું જીવન જોવું પડે। મેં બહુ નજીકથી એમની રાજકીય કારકિર્દી જોઈ છે। 40 વર્ષથી જેઓ ત્યારે યુવક કોંગ્રેસમાં સક્રિય હતા ત્યારથી एक निकटनो नातो एमना साथे रह्यो छे। इससे पहले कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला भी कोरोना के घेरे में आए। रिपोर्ट से पहले वो मुख्यमंत्री की बैठक में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद सीएम विजय रूपाणी को भी एहतियातन टेस्ट कराना पड़ा। अहमदाबाद के बेरहमपुरा कोरोना हॉटस्पॉट है, यहाँ तेजी से कोरोना फैला। बदरुद्दीन शेख लोगों के बीच काम कर रहे थे, तभी संक्रमित हो गए। बदरुद्दीन शेख की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके दुख जताया। कांग्रेस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही सबसे ज्यादा संक्रमित है। गुजरात में कोरोना के आंकड़े 3000 के पार पहुंच गए, जिनमें 2000 से ज्यादा केस अहमदाबाद के ही हैं। 24 घंटे में ही 230 नए मामले सामने आए, जिनमें 178 सिर्फ अहमदाबाद में बढ़े। गुजरात में कोरोना अब तक 151 लोगों की जान ले चुका है। इनमें 104 मौतें तो अहमदाबाद में हुई हैं। 24 घंटे में यहाँ 18 लोगों की जान गई, सभी अहमदाबाद से ही हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। निजामुद्दीन के मरकज मामले के मुख्य आरोपी तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की आज पुलिस के सामने पेशी हो सकती है। पुलिस को मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन मौलाना के वकील के मुताबिक ये रिपोर्ट नेगेटिव है। एक महीने बाद मौलाना का सच से होगा सामना। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, आज मौलाना की पेशी पॉजिटिव। आज पुलिस के सवाल, मौलाना साद के जवाब। कोरोना टेस्ट के नाम पर दिल्ली पुलिस की जांच से बचने की रणनीति आखिरकार कब तक काम आती? मौलाना को बताना ही पड़ा कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है और माना जा रहा है कि आज ही दिल्ली पुलिस से उसका साक्षात्कार होगा।
अब सवाल सिर्फ ये है कि मौलाना खुद दिल्ली पुलिस के पास पहुंचेगा या पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। दोनों सूरत में पुलिस के सवालों की कुछ ऐसी लिस्ट मौलाना के इंतजार में होगी। लॉकडाउन के बावजूद मरकज में हजारों की भीड़ क्यों जमा की? लोगों को क्यों उकसाया कि उन्हें कोरोना से कोई खतरा नहीं? टूरिस्ट वीजा के नाम पर आए विदेशियों की धार्मिक गतिविधियों में मौलाना की क्या भूमिका है? जनता कर्फ्यू के बाद वो कहां-कहां छिपा रहा? हालांकि मौलाना की माने तो पुलिस समेत बाकी एजेंसियों को पता था कि वो कहां है। आज तक को ईमेल से दिए गए इंटरव्यू में उसने दावा किया था कि पुलिस उसका ठिकाना जानती है। आप कहां हैं? जांच एजेंसियों को मेरी लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं। हमने दोनों नोटिस के जवाब दिए हैं। मौलाना ने सोचा होगा कि जब तक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं बताई जाएगी तब तक पुलिस भी उस पर हाथ डालने से बचेगी, जबकि उसका बेटा तो आज तक को पहले ही बता चुका था कि पिता को कोरोना नहीं है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मरकज चीफ मौलाना मोहम्मद साद अब तक क्राइम ब्रांच के सामने तो नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ से कई बयान जरूर जारी किए गए। अब उसकी वकीलों की माने तो उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अब मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा या ये भी जांच एजेंसियों को गुमराह करने की महज उसकी चाल है। मौलाना पर विदेशों से गैर इजाजत फंडिंग और हवाला के जरिए पैसे जुटाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई लगातार कोरोना कैपिटल बना हुआ है। यहां कल भी 350 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना केसेस की संख्या अब 8000 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग में ये सरकार की सबसे नई तैयारी है। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर स्थित नेक्सो का एग्जीबिशन सेंटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्वारंटीन सेंटर के रूप में काम करेगा। इसमें एक साथ 1240 लोग क्वारंटीन रह सकेंगे। मुंबई में एक ऐसी फैसिलिटी बनाने की कोशिश लगातार की जाती है जहां पर जो लोग हैं क्वारंटाइन में उनको रखा जा सके। इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर यानी कि नेस्को ग्राउंड पर मौजूद है और इस पूरे ग्राउंड को अब है पूरी तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी में है बदला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 5 बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल है और उस पूरे सभी हॉल्स को जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी में बदला जा रहा है। मुंबई को ऐसी और सुविधाओं की शिद्दत से जरूरत है क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 440 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना केस की संख्या 8068 पहुंच गई है। 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 342 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि मुंबई में 24 घंटे के भीतर 358 केस सामने आए हैं। मुंबई कोविड-19 के अब तक 5407 केस आ चुके हैं। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत होने से मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 204 हो गई है। इन डराने वाली खबरों के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं। 31 पत्रकार कोरोना फ्री हो चुके हैं। इन पत्रकारों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। कोरोना से डरे नहीं बल्कि डटकर उसका सामना करें और घर वापस लौटें। और ऐसे ही लोग जब वापस लौटे तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। शानदार तस्वीरें हैं ये वापसी की, क्योंकि कोरोना को लेकर जो तमाम आंकड़े चल रहे हैं उनके बीच ये तस्वीर सुकून देने वाली है। कोरोना को डराने वाले आंकड़ों के बीच ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि वायरस कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उससे जंग जीती जा सकती है। ये तस्वीर है गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की, जहां एक 3 महीने की बच्ची कोरोना को हराकर अस्पताल से बाहर निकली तो उसे गुड बाय कहने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद थी। दिल खुश करने वाली दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से सामने आई। यहाँ एक 11 महीने की बच्ची वायरस के शिकंजे में आई थी, लेकिन मुस्कुराते हुए
घर के लिए रवाना हुई। बच्ची जब अपनी मां के साथ पीजीआई हॉस्पिटल से बाहर निकली तो डॉक्टरों ने ताली बजाकर उसे विदा किया। मध्य प्रदेश के सागर में भी एक मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रहा। एक तो वायरस पर फतह की खुशी और उस पर तालियों की गड़गड़ाहट। खुशी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। गाजियाबाद में तालियों की गड़गड़ाहट की जगह गूंजा गायत्री मंत्र। इंदिरापुरम इलाके की एटीएस सोसाइटी में एक महिला स्वस्थ होकर घर लौटी और फिर परिवार के 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सोसाइटी में इस खुशी में गायत्री मंत्र बजाकर इन सभी का स्वागत किया गया। दुनिया भर में कोविड-19 के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं स्वस्थ होने वालों की तादाद भी कम नहीं है। देश में करीब 6000 लोग कोरोना को ठेंगा दिखाकर घर वापस लौट चुके हैं। दुनिया भर में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8,43,000 के करीब है। गजेंद्र त्रिपाठी, मंजीत सहगल और तंसीम हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कानपुर की अब बात करेंगे, जहां पर बिरयानी न मिलने पर अस्पताल के वार्ड बॉय को जमातियों ने पीट डाला। कोरोना वायरस ने देश बदल दिया, दुनिया बदल दी, लेकिन एक जमाती हैं जो बदलने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर के हैलट अस्पताल में एक बार फिर जमातियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगा है। हैलट में जमातियों ने फिर की बदसलूकी। बिरयानी नहीं देने पर वार्ड बॉय को तमाचा मारा। मना करने के बाद भी मजमा लगाने का आरोप। कानपुर के हैलट अस्पताल में कोरोना संक्रमित 60 जमातियों का इलाज चल रहा है, जहां उन्हें 2 बार खाना दिया जाता है। खाने के अलावा फल भी दिए जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का आरोप है कि जमाती बिरयानी की मांग करते हैं, नहीं मिलने पर हंगामा करते हैं। उन्होंने खाना देने गए वार्ड बॉय को भी पीटा। कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है और अन्न में हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना। ये तस्वीरें कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल की हैं, जहां मदरसा से लाए गए एक मरीज ने दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश की। अस्पताल के इस कमरे में टूटे पड़े शीशे गवाही दे रहे हैं कि किस कदर मरीज ने बवाल काटा। ये तस्वीरें रुड़की की हैं। यहां भी निजामुद्दीन से आए जमातियों ने कई बार हंगामा काटा था, लेकिन सख्ती के साथ 138 जमातियों को 14 दिन क्वारंटीन किया गया। अब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रमजान के पाक महीने में उन्हें घर रवाना कर दिया गया। कानपुर के रंजन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की केसेस की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति और धरती जिस तरह से बदल रही है वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है।